दोस्तों, मैं एक ऐसा किस्सा सुना था जिसमें एक इंसान लड़का एक भूतनी के साथ में दोस्ती किया था। अब भूतनी जो थी उसको बहुत सारा धन देती थी, उसको आगे बढ़ाने का काम करती थी। लेकिन उसको एहसास नहीं था कि जिससे वो प्यार कर रहा है, जिसको वो आगे बढ़ा रही है, वो है क्या चीज़। लेकिन जब उस इंसान को पता लगता है ना कि वो तो भूतनी है, तब वो डर जाता है। लेकिन भूतनी इसका पीछा नहीं छोड़ती है। भूतनी उसको जताती है कि देख, अगर तू मुझसे प्यार करता रहेगा तो ये सब जो जितना मैं तुझे धन दिया हूँ सब कुछ तुझे मिलता रहेगा, और भी तुझे मैं धन दूंगी। लेकिन अगर तू मुझसे अलग हो जाएगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा, तब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। ये किस्से कहानियों की बात थी जो मैंने सुना था अपने मित्रों के द्वारा। लेकिन मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं करता था। ऐसी बातों पर मुझे भरोसा नहीं था कि आज के साइंस के युग में ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई भूतनी, कोई प्रेतात्मा किसी इंसान से प्यार करे। यह असंभव सी बात थी। मैं बिल्कुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन क्या पता था कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो हमें भेजे हैं। उनका नाम है महेश, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा, जो आपके लिए नई नई कहानियाँ ढूंढ ढूंढ करके आपको सुनाने का काम करता हूँ। तो चलिए इस कहानी के सफ़र पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महेश की इस कहानी में क्या क्या हुआ था, महेश की शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला निवासी हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बड़ा मस्त अपना ज़िंदगी में जी रहा था। मैं नौकरी करता था। नौकरी मेरी अच्छी खासी थी, पैसे की अब जो था मुझे दिक्कत परेशानी नहीं थी। मेरे जो पापा थे ना, वो अलग दिमाग के इंसान थे। उनमें दो तीन लत लगी हुई थी। एक तो वो ताश खेलने के आदी हो चुके थे, और फिर नशा पानी भी करते थे। पहले वही घर हमारा सब कुछ चलाते थे। लेकिन जब एक बार बीमार पड़े, उनकी नौकरी छूटी, तब मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ करके काम में लग गया। लेकिन इसके बाद जब हमारे पिता स्वस्थ होते हैं तो काम पर तो बिल्कुल नहीं जाते। अपने आसपास में, मोहल्ले में जो लोग बैठ करके दिन भर ताश खेलते थे, वो ताश खेलने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। अगर उनके हाथ में पैसा मिल जाए ना, तो समझ लो वो पैसा गायब हो जाएगा। वो उड़ा देंगे, खर्च कर देंगे। उनको परवाह नहीं होता कि हमारे घर में अब ये पैसा रहेगा तो आगे के लिए हमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन खुला हाथ था उनका। जब से बीमार पड़े थे तब से उनकी ऐसी कंडीशन हो गई थी। हम लोग पूरा परिवार उनको समझाते थे। वो कहते थे, अरे बेब, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, आज से बंद। हर बार कसम खाते थे। लेकिन जब भी उनके पास में पैसा मिलता था, इसके बाद वो अपना पुरानी औकात दिखाने लगते। अब हर कोई परेशान रहने लगा, और सब कोई अब उनको जो पैसा देता था अब अपना देना बंद कर दिया। मैं भी जब नौकरी करता था तो मेरी सैलरी मिलती थी, तो पहला सैलरी मैं उन्हीं को दिया था। मुझे अच्छा लगा था और मुझे बहुत आशीर्वाद दिए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसमें से आधी सैलरी अपने पर खर्च कर चुके हैं। आधा सैलरी ही माँ के पास पहुँची थी, और आधा तो अपने नशे पानी ताश में सब कुछ उड़ा दिए थे। और इसके बाद मेरी माँ कहने लगी, देख बेटा, अपने पिता के पास तो बिल्कुल फोटी कौड़ी मत देना, नहीं तो तेरा सब कुछ बंटाधार कर देंगे। खैर, मैं अब पैसा देना बंद कर दिया था। अब जो भी मैं काम करता था उसी में मेहनत करता था। मेरे ऊपर में कंधे पर जिम्मेदारी थी। दो बहन खड़ी थी। एक तो लगभग शादी के लिए अब उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। पैसे ही पैसे अब चाहिए था। पिता के इलाज पर काफ़ी खर्च हो चुका था, लेकिन जैसे तैसे हमने उस कर्जे को निपटाया था। लेकिन अब बहन की जिम्मेदारी कंधे पर आ चुकी थी, एक नहीं दो के। तो कैसे होगा, इसके लिए हम बहुत मेहनत करते थे, ओवर टाइम करता था। और इसके बाद मैं पैसा घर में देता ही नहीं था, बस उतना ही पैसा देता था कि घर का खर्च चल जाए। बाकी पैसा मैं अपने अकाउंट में जमा करने लगा। मुझे लगा कि ना, घर में देना सेफ नहीं है। ना जाने कब जो मेरे पिता हैं
माँ का जो बॉक्स होता था लोहे का ट्रंक पुराने ज़माने वाला, अब वो तोड़ देंगे, अब ताला खोल देंगे, पैसा निकाल के अपने आप पर खर्च कर लेंगे, डर लगता था। अब माँ को मैं जब बताया तो माँ कहने लगी तू ठीक करता है बेटा, घर में पैसा रखना ठीक नहीं है, तू बैंक में जमा कर। इसके बाद तो मैं यही काम करने लगा था। अब लगभग 1 साल हो चुका था। बहन के लिए रिश्ता अब ढूंढा जा रहा था, कुछ लड़के पसंद भी आ गए थे और बातचीत तो फाइनल मेरे पिताजी ही करना था। मेरे चाचा, अब उसमें जो मेन मुखिया थे हमारे घर के, चाचा पिताजी के बाद मेन मुखिया हमारे चाचा ही थे। सब कुछ उनके कंधों पर आ चुका था, लड़का परिवार देखने की जिम्मेदारी वो ढूंढ भी रहे थे। लगभग शादी में खर्च काफ़ी था। मैं सोच सोच करके पागल होता था कि इतना सारा पैसा कहाँ से मैं लाऊंगा, लेकिन कुछ लाख रुपया मैंने अपने अकाउंट में तब तक जमा कर लिया था कि चलो जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो खेत वगैरह को गिरवी रख देंगे और क्या कर सकते हैं। किसान का परिवार था हमारा। लेकिन मैं कहूँ ना कि मैं अब एक तरह से मैं भी बिगड़ने लगा था। जब मेरे पास में पैसा आने लगा ना, मैं अच्छा तनख्वाह उठाने लगा, तो मैं अपने आप पर भी कुछ खर्च करने लगा था। मुझे नए नए कपड़े पहनने का शौक चढ़ गया था। ब्रांडेड कपड़ा पहनता था, ब्रांडेड जूते पहनने का शौक हो गया। मतलब एक हीरो के माफिक मैं अपने आप को देखता था। लेकिन इतना नहीं खर्च करता था जैसे मेरे पिता किया करते थे। मैं तो एक बार कपड़ा ले लिया तो कपड़ा महीनों चलना था, लेकिन पिताजी के पास जो पैसा गया तो समझ लो वो लौट के नहीं आना था। खैर, मैं बता रहा था ना कि मैं नौकरी करता था, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक था। मैं एक ऑफिस में काम करता था। लंच टाइम में हम नीचे वाला बिल्डिंग था, उसमें कैंटीन बना हुआ था और उसमें और भी ऑफिस थे। उस जगह पर और भी 3-4 ऑफिस थे। तो लंच में हम नीचे कैंटीन में जाते थे खाना वाना खाने के लिए। उसी दौरान एक लड़की से मेरी आंख लग गई थी। लड़की शायद मुझे अमीर समझ रही थी, ऐसा मैं कपड़े लत्ता पहनता था, तो उसको लग गया कि लड़का तो लखपति है भाई। आखिरकार अब मेरी उससे दोस्ती हो जाती है लंच के टाइम ही। अब फिर वो दोस्ती जो थी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जब भी मैं लंच करने आता था ना, तो मुझे पैसा नहीं देने देती थी। खुद अपने बटुए से, पर्स से अपना पैसा निकाल करके पेड करती थी। मैं उसको मना करता था कि देखो भाई, हम दोस्त हैं, अब कुछ हमारा भी हक है, मैं आप पर पैसा खर्च करूं। तब वो मना कर देती, कहती कि बहुत लंबा टाइम है, जब मौका आएगा तो तुम्हें ही तो खर्च करना है। इशारा करती थी और उसका इशारा मैं समझता था ना, थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आती थी कि ये लंबा इशारा जो मुझे किया था इसका मतलब क्या होगा। जब मैं मतलब समझता था ना, तो मैं बड़ा खुश हो जाता था। वो लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत, हसीन थी, पढ़ी लिखी थी, ऑफिस में काम कर रही थी, और क्या चाहिए। ऐसा लड़की तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसका इशारा मैं समझ गया था कि आखिरकार हम दोनों तो एक ही होंगे और इसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। अब मुझ पर जितना पैसा तुम लुटा सकते हो लुटा सकते हो। मैं तो उसकी बात जब समझ गया ना, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया था। सही में जब भी मैं उसके साथ में कुछ सामान लेने जाता, मार्केट में जाता, कुछ परचेज करने के लिए जाता कि चलो उसको भी दिलवा दूँ, लेकिन वो मेरा बटुआ पैंट से निकालने ही नहीं देती, जेब से निकालने ही नहीं देती थी। कहती थी कि नहीं महेश, रखो रखो इसको, अभी है ना मेरे पास में पैसे, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अब मैं कहूँ ना, मुझे वो तो लखपति लगती थी उस टाइम में। मैं धीरे धीरे पूछता था कि आखिर तुम्हारे और कौन कौन घर में हैं, मैं सब कुछ जानकारी लेना चाहता था। तब कहती थी कि मेरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन अभी जो है ना, मेरे जो पापा हैं, अब मेरे जो भैया हैं, वो विदेश में रहते हैं। अब हमारी जो मम्मी हैं बहुत पहले ही गुजर गई थी। मैं घर में अकेली रहती हूँ। कभी कभी मेरी ताऊ की लड़की आ जाती है और कुछ महीना हमारे पास में रहती है और फिर चली जाती है। मतलब बेचारी, मैं उसको बोल ही सकता था, बिल्कुल बेचारी थी। जिसके माँ बाप साथ में ना हो, अकेले रहती हो, तो बेचारी ही हो सकती है। माँ उसकी गुजर गई थी, पिता और भाई विदेश में काम करते थे। मतलब जो पार्टी थी, पैसे वाली पार्टी थी। इधर मैं भी खुश था और वो भी खुश थी। हम दोनों मिलना जुलना, एकांत में जा करके बैठने लगे। प्रेम मोहब्बत का शुरुआत हो चुका था। लगभग 6 महीना तक हम एक दूसरे को परखते रहे, जानते रहे। इतना मेरे
दिल में पैठ कर चुकी थी, मैं तो उसको अब एक तरह से अपनी पत्नी ही समझने लगा था। मैं अपने घर की सारी बातें बताने लगता था कि देखो हमारे घर में ये चल रहा है, बहन के लिए लड़का देख रहे हैं, अब इतना पैसा है, इतना पैसा है और मुझे चाहिए। तब कहती कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम अपने बहन के लिए लड़का देखो, इसके बाद जो भी खर्च बर्च होगा हम मिल बांट करके कर लेंगे। तब मेरा सीना एकदम चौड़ा हो जाता था, मुझे नहीं लगता था कि मैं अकेले हूँ। मैं अब तो समझने लगा था कि ये तो हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे हर दुख में साथ निभा रही है, और मेरा खुशी का ठिकाना रहता नहीं था। लेकिन जब एक दिन हम लोग कहीं पर बैठे हुए खाना खा रहे थे, तब उसका उदास चेहरा था। मैं उसका उदास चेहरा देख करके अब बोलने लगा कि बात क्या है, समस्या क्या है। वो बताने से मना कर रही थी कि नहीं नहीं छोड़ो, हमारा पर्सनल मैटर है, अब तुम इसमें क्यों पढ़ोगे। मैं कहने लगा भाई मैं तुमको अलग थोड़ी समझता हूँ, तुम भी अपनी हो। जब हमारे लिए तुम इतना सोच सकती हो, मेरी बहन की शादी में तुम बहुत सारा पैसा देने वाली हो, तो तुम्हारा भी तो कुछ, अब जो भी तुम्हारा समस्या है वो भी तो मेरा समस्या है, बात क्या है, बात क्या है। तब कहती है क्या बताऊँ, मेरी जो ताऊ की लड़की है ना, उसका तबीयत खराब हो गया, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अब उसमें बहुत सारा पैसा लग रहा है, मैं तो परेशान हूँ। अब उसका इलाज चल रहा है, और ताऊ जो है ना गरीब परिवार से है, अब मुझसे मदद मांग रहे हैं, जितना अब मैं मदद कर सकती थी उतना तो कर दिया, अभी मेरे पास में पैसा नहीं है। अब मेरा जो पैसा आने वाला है, मेरे भाई और मेरे पिताजी भेजने वाले हैं, अभी उनमें टाइम लगेगा। मैं इसी समस्या से जूझ रही हूँ। मैं छोड़ते ही बोलता हूँ कि कितना पैसा चाहिए, तुम इतना निराश क्यों हो, अरे मेरे पास में है ना, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा। तब कहती है महेश नहीं नहीं नहीं, इसमें तुम शामिल नहीं होगे, नहीं ये मेरा मैटर है, मैं ही सॉल्व करूँगी। मैं जिद पकड़ लिया कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अरे कितने पैसे की जरूरत है। तब वो जो बोलती है ना, तो एक बार मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। जितना पैसा मैं बताया था और उससे कुछ ज़्यादा ही वो डिमांड रखती है, लाखों रुपए का डिमांड। मेरा तो सर चकरा गया था, मेरा मेहनत का पैसा बैंक में जमा था। अब मैं उस टाइम अब एक तरह से कहूँ ना, दिमाग शून्य हो गया था, मुझ में सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। मैं तो बस उसका उदास चेहरा देख करके अब मैं बोल पड़ा था कि तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे पास इतना तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताया था ना इतना लाख रुपए है, अब तुम अपना काम चलाओ, जब तुम्हारे पिता का पैसा आ जाए, भाई का पैसा आए, तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, बात खत्म हो गई, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मना कर रही थी कि नहीं महेश ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तब मैं उससे बोलता हूँ कि आखिरकार तुम मुझे अलग समझती हो ना, अपना नहीं समझती हो ना। तब कहती है ठीक है महेश, अगर तुम इतना ही मुझसे प्यार करते हो तो ठीक है, मुझे दे दो पैसा, जैसे ही पिता का पैसा आता है, भाई का पैसा आता है, मैं लौटा दूंगी। मैं कहने लगा इतना जल्दी नहीं है, अभी मेरे बहन के शादी में टाइम है, अब मुझे बहन का टाइम में वो पैसा की जरूरत है, तुम आराम से दे सकती हो। आखिरकार मैं पैसा उसको जो भी बैंक में था पूरा बैंक खाली करके उसको दे देता हूँ, वो प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद कहती है मुझे दूसरे शहर में जाना है, और हो सकता है कि मुझे 2-4-5 दिन लग भी जाएगा, मैं जल्दी लौट के आऊँगी। तब मैं कहा कि जाओ, लेकिन खोज खबर मुझे देते रहना। और उसके बाद वो शहर से विदा हो जाती है। हमारी कंपनी से जो हम नीचे में जो कैंटीन था, खाना खाते थे, अब वहाँ दिखाई नहीं देती है, बगल के ऑफिस में काम करती थी। 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, सप्ताह दिन बीता, इसके बाद उसका अता पता नहीं था। मैं उसके बारे में बहुत चिंता कर रहा था कि आखिर उसका ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, अब क्या आगे समस्या खड़ी तो कोई नहीं होगी। तरह तरह के मन में चिंता अब पैदा हो रही थी। वो मेरी प्रेमिका थी, लेकिन जब प्रेमिका का अता पता नहीं मिलता, 15 दिन गुजर जाता है, तो चिंता मेरी बढ़ जाती है। तब मैं उसके ऑफिस में जाता हूँ, पता करता हूँ कि आखिर कितने दिन की छुट्टी लेके गई है। मुझे पहला झटका लगता है जब ऑफिस से बताया जाता है कि वो छुट्टी नहीं, वो तो रिजाइन दे के गई हुई है। सच कहूँ ना, मुझे उस टाइम चक्कर आने लगा था, पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा था।
क्या मतलब, क्या मतलब? वो तो अपनी बहन के इलाज के लिए गई थी, तो उसमें रिजाइन देने की क्या बात है? ऑफिस वाले बता रहे थे कि भाई कोई इलाज नहीं, उसको अच्छी भली दूसरे शहर में नौकरी लग गई है। अब फिर यहाँ काहे के लिए रुकने जाएगी? अच्छे पैसे उसको मिल रहे थे, वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है। बात क्या है, बात क्या है? मैं अब क्या बताऊं भाई। लेकिन उसके बाद मुझे तो ऐसा हो गया था कि जैसे खड़ा होने का मेरे अंदर में ताकत नहीं है। मेरा सर चकराने लगा। मेरी हालत मैं क्या बताऊं, उस टाइम में मेरे साथ में क्या चल रहा था। जैसे तैसे मैं अपने आप को संभालता हूं। अब इंतजार के अलावा कर क्या सकता था। पता लगाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कौन से शहर में गई है, क्या है, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगता है। धीरे 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 मैं उसका घर का पता लगा लेता हूं, जहां पर वो रहा करती थी। वो पुराना सा घर था। मुझे लगा कि वो फरेब किस्म के इंसान तो हो ही नहीं सकती है, जैसे ऑफिस वाले कह रहे हैं। बेचारी फंस गई। मैं उस पर अभी भी अटूट विश्वास कर रहा था। मुझे लग रहा था कि एक दिन ना एक दिन वो जरूर आएगी। उसकी बहन का इलाज हो रहा था, कोई समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए वो समस्या में खुद पड़ी होगी। मुझे इंतजार करना चाहिए। मैं उसका घर का पता ढूंढ लेता हूँ। पुराना सा घर था और मैं वहाँ पर अपने बाइक लेकर के आना जाना शुरू कर देता हूँ जब ऑफिस ख़त्म होता है। ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि अभी बहन का जो रिश्ता तय हुआ था उसमें वक्त था। अब मुझे लग रहा था कि सही समय पर मेरी प्रेमिका लौट आएगी, मेरा पैसा लौटा देगी। वो भी तो खुद कुछ मदद करने के लिए बोली थी, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। उस पुराने मकान में मैं जब जाता हूँ और वहाँ पता करता हूँ, तब मकान मालिक जो होता है वो बताता है कि देखो ये बाहर वाला जो घर है ना, जिसमें ताला लटका हुआ है, इसी में वो लड़की रहती है और ये खाली करके नहीं गई है। जो भी सामान है उसका उसमें पड़ा हुआ है। मेरे दिल को राहत मिली थी। मुझे लगा कि नहीं, ऑफिस वाले झूठ बोल रहे हैं उसके। जब मकान मालिक कह रहा है कि सामान उसका रखा हुआ है तो ज़रूर लौटेगी, ज़रूर लौटेगी। मैं उम्मीद पर जी रहा था। लेकिन जब पूरा महीना हो जाता है, मैं निराशा में डूबने लगता हूँ। मैं बार बार आता हूँ उस मकान पर। मकान मालिक, अब मैं उससे बात करता हूँ और मुझ पर झुंझला जाता है। कहता है दोस्त बात क्या है, उस लड़के से तुम्हारा कोई रिलेशन है? तब मैं कहता हूँ कि भाई जो भी समस्या था मैं उसके सामने रख देता हूँ। तब वो मेरी तरफ घूर के देखता है। अरे यार दोस्त, इतना पैसा एक अनजान लड़की के ऊपर में तुमने खर्च कर दिया, दे दिया। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम्हारी बहन की शादी है। मैं रोने लगा था, मैं रोने लगा था। तब वो कहने लगा देखो भाई, मेरा भी किराया इस महीने का बाकी है, चढ़ चुका है। देखो अब इंतज़ार कर लो, शायद वो लौट आए। ऐसे तो उम्मीद है कि वो लौटेगी। और मैं इंतज़ार के अलावा कर ही क्या सकता था। कभी कभी तो मैं वहाँ पर रात को भी उसका इंतज़ार करता था। मुझे लगता था कि रात में कहीं ना कहीं से वो लौटेगी, आसपास में होगी तो ज़रूर आएगी अपने घर पर। लेकिन जब पूरा 2 महीना हो जाता है, मकान मालिक भी कहता है कि भाई क्यों आ रहे हो बार बार, अब यहाँ आने का क्या ज़रूरत है? जब तुम्हें पता लग गया है तो क्यों आते हो? जब आएगी तो मेरे पास में पैसे लौटा देगी। वो भी बात सही कर रहा था। लेकिन मैं ऐसे इंसानों में से नहीं था, मैं हारने वाले में से नहीं था। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो समस्या उस लड़की के साथ में है। ऐसा अब मेरे साथ में तो फरेब कर ही नहीं सकती है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं था। आखिरकार जब मैं एक रात को उधर से रास्ते से गुजरने लगता हूँ ना, रात का करीब 10 बज रहा था, आसपास यही समय था। कॉलोनी थी और सब कॉलोनी का लाइटें जो थी अब रोड पर दो तो जल रही थी, लेकिन घर के अंदर में लोग अब सो गए थे। लेकिन जब उस घर के पास से गुजरता हूँ ना, रोड के किनारे ही घर था, तब उसमें रोशनी मुझे दिखाई दिया था, जलता हुआ रोशनी घर के अंदर में। जैसे ही रोशनी देखता हूँ ना, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। मैं झट से बाइक मोड़ता हूँ और उसके दरवाजे पर लगा देता हूँ। मैं दरवाजा पर जाके खड़ा हो जाता हूँ तो देखता हूँ ताला तो खुला हुआ है, ताला उसमें लगा हुआ नहीं है। मैं नॉक करता हूँ, दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। 2-3 बार नॉक करता हूँ और तब दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलता है ना, तो मैं तो समझा था कि मेरी प्रेमिका है, लेकिन मेरी प्रेमिका नहीं थी। वो भी एक लड़की थी
और उसी की शक्ल सूरत से थोड़ी सी मिलती जुलती। वो मुझे पहचान नहीं पाई, कहने लगी आप कौन है, क्या चाहिए आपको। तब मैं अपनी प्रेमिका का नाम लेता हूँ, ये घर तो उसका है, आप कौन हैं। तब वो कहती है आप कौन हैं, मैं आपको जानती नहीं हूँ। मैं कहने लगता हूँ कि आप छोड़िए, आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन ये बताइए वो लड़की है कहाँ पर। वो लड़की रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है, धार फूटने लगता है। मैं कहता हूँ अरे अरे आपको क्या हुआ, आप क्यों रोने लगी, बात क्या है, बात क्या है। तब कहती है अब वो नहीं रही, अब वो नहीं रही, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती रही, लेकिन अब उसकी मौत हो गई। मैं तो उसका बचा कुचा जो भी सामान है ले जाने के आई हूँ। कल सुबह मैं सारा सामान समेट करके चली जाऊंगी, मकान मालिक का किराया देना था उसको भी दे दिया करके ख़त्म करूंगी। सच कहूँ ना, मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। ऐसा लगने लगा कि अब तो मेरी दुनिया लुट पिट गई है। मैं इतना अपने आप को अकेला पा रहा था उस टाइम में, और सबसे आगे उसी लड़की का चेहरा नाच रहा था जिसे मैं प्रेम करता था। आखिर हुआ क्या था, मैं तो अब ये समझने के लिए तैयार ही नहीं था। बस जैसे उसकी मौत की बात मुझे पता लगती है, ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया सब लूट चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। पैसा तो गया, लेकिन मेरी प्रेमिका भी चली गई। मैं रोने लगता हूँ, और तब वो मुझसे पूछती है कि आप उसके कौन लगते हैं। मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, हर एक बात उससे मैं साझेदारी कर देता हूँ। और तब वो मेरी तरफ घूम के देखती है और कहती है दीदी ने तो आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया, मेरी तो तबीयत खराब भी नहीं थी, मैं ही हूँ ताऊ की लड़की। सच कहूँ ना, मेरा दिमाग और सन्न हो गया था। क्या मतलब, पैसा मुझसे झूठ बोल के ले गई थी, आखिरकार उसको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी। लेकिन अब मैं सच्चाई जानूं कैसे। उसकी जो ताऊ की बेटी थी और वो कह रही थी कि मैं तो बीमार पड़ी ही नहीं थी, तो दीदी किसके लिए झूठ बोल करके आपसे पैसा लिया था। अब वो लड़की मुझसे सहानुभूति दिखा रही थी और कहने लगी देखिए मुझे नहीं पता है आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन दीदी ने आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब तो मैं लोट पिट चुका था और रात का टाइम भी हो रहा था। अब मैं उस घर में किस लिए रहूं भाई, मेरी दुनिया तो अंधकार में डूब चुका था। मैं अपने बाइक स्टार्ट करता हूं, बुझे हुए मन से। हमारी दुनिया तो बिल्कुल अलग हो चुकी थी। पैसा का पैसा गया और मेरी प्रेमिका भी चली गई थी। आखिर किसके लिए वो झूठ बोली थी, इतना सारा लाखों रुपए लेके गई थी किसके लिए। वो मुझसे झूठ बोली थी, सरासर झूठ बोली थी। और मैं कहूँ ना अपने घर पहुँचता हूँ तो मुझे समय का अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि मैं कब घर पहुँचा, मेरी माँ मुझसे क्या बात कर रही है, मेरी बहन मुझसे क्या बोल रही है, कब मेरे आगे खाना का थाली आ चुका है। अब मैं खाने की तरफ देख रहा हूँ, अब मेरी आंखों से आंसू टपकता जा रहा है। तब माँ मेरे से कहती है बेटा आखिर बात क्या है, तो इतना टेंशन में क्यों है, ना हम लोग से किसी से सही ढंग से बात कर रहा है, खाना तेरे आगे पड़ा हुआ है, तेरे आंखों से आंसू निकल रहा है, समस्या क्या है बेटा। तब मैं अपने आप को संभालता हूँ, कहता हूँ माँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसी ही बात थी, हमारे दोस्त का एक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई, इसलिए मेरा दिल दुखी है माँ, और कोई बात नहीं है। माँ समझ गई। तब कहने लगी बेटा कौन सा दोस्त था। मैं झूठ मूठ किसी दोस्त का नाम ले लेता हूँ जो माँ को बिल्कुल ही पता नहीं था। माँ अफसोस जाहिर करने लगी, लेकिन मैं तो अपनी दुनिया में डूब सा गया था। मुझे लगने लगा कि अब इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँगा। मेरी बहन का अब रिश्ता जो था उसमें भी बहुत कम टाइम था। लड़की तो अब इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। मेरा प्यार भी लूट गया और मेरा पैसा भी लूट चुका था। मैं कहूँ ना, मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैं यही सोचता रहता था कि अब बहन की शादी के लिए मैं क्या करूँगा, कहाँ से इतना सारा पैसा लूँगा। अब बचा खुचा था, अब हमारा कुछ खेत था। मुझे लगने लगा कि आखिरी अब वही सहारा है। लेकिन माँ क्या खेत को बेचने देगी, मेरा पिता खेत को बेचने देंगे। उनको पता था कि मेरे पास में लाखों रुपये था। मैं सब कुछ अपने माँ से छिपाता नहीं था, तो मैं माँ का आंखों का सामना कैसे करूँगा, कैसे बताऊँगा कि सब मेरे साथ में कैसे क्या हो गया है।
मैं इतनी परेशानी में अपने आप को पा रहा था, मेरे आंखों में आंसू निकलते रहते थे। लेकिन अपनी दिल की बात अपने परिवार से मैं कैसे बताऊं, खास करके अपनी माँ से। अब शादी पक्की हो चुकी थी, कुछ ही महीने का टाइम रह गया था। माँ हमेशा बोला करती थी कि बेटा अब तैयारी करनी चाहिए, अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो जब नज़दीक टाइम आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे। माँ का कहना भी बिल्कुल सही थी। घर में खुशहाली का माहौल था, लेकिन मैं ही एक ऐसा इंसान था जो मैं घर में आता था तो मुस्कुराता हुआ, लेकिन जब मैं अपने आप को अकेले में पाता था तब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। मुझे लगता था कि मैं हार चुका हूँ, अब मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा। चिंता मुझे सताए रहती है। आखिरकार मैं अपने ऑफिस में अपने दोस्तों से बात करता हूँ और कहता हूँ कि भाई आप लोग मेरी मदद करोगे। उस लड़की की बात और वो पैसे की बात मैं जिक्र भी नहीं करता हूँ। कहता हूँ कुछ ऐसा समस्या हो गया आज जो पैसा मेरा डूब चुका है। मैं एक झूठी कहानी सुनाता हूँ। मेरे दोस्त मुझ पर यकीन करते थे और कहते हैं महेश चिंता मत कर, जितने हम अपने स्टाफ के भाई बंधु हैं सब मिलकर तेरे बहन की शादी करेंगे, तू निराश मत हो। और चिंता की बात भी नहीं है, हम अभी से सब कुछ तैयारी करेंगे। और आखिरकार हमारे दोस्तों ने मदद करने की ठान दी। आपस में वो मेल बांट करके मुझे इतना एक बड़ा रकम दे दिए थे जो मैं बैंक में जमा करा लिया था, लेकिन अभी भी उतना ही रकम मुझे और चाहिए था। ये तो जो हमारे दोस्तों ने मुझ पर मेहरबानी किया था ये तो उधारी था, ये तो मुझे लौटाना ही था। अब मैं उनका एहसान कभी भूल ही नहीं सकता हूँ जो मेरे साथ में उन्होंने किया था। आखिरकार अभी भी मैं चिंता से मुक्त नहीं हुआ था, लेकिन जब पैसा कुछ हाथ में आ जाता है तब मैं बैंक से निकाल करके अपनी माँ को दे देता हूँ। माँ ये काम तो आप ही करो, जो खर्च बर्च करना है अब आपको बेहतर पता है, मैं तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। हाँ, माँ भी खुश हो जाती है, बहन भी खुश हो जाती है। घर में तो खुशी जैसे नाच रही थी, सारे परिवार उत्साह में थे। अब एक बिटिया के घर में शादी होती है ना तो आप समझ सकते हो उस घर में कितनी रौनक आ जाती है। लेकिन मैं ही था एक मनहूस ऐसा इंसान जो मैं अकेले में रोता रहता था। मैं उस लड़की के लिए बहुत चिंता करता था। आखिर उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था जो उसने मेरे साथ में चिट किया, मुझे धोखा दे करके पैसा ले गई कि ताऊ की लड़की की तबीयत खराब है। वो झूठ तो बोला नहीं करती थी जहाँ तक मुझे याद है, और वो मुझ पर पैसा खर्च करती थी, मेरे लिए नए नए ब्रांडेड कपड़ा खरीदती थी। मैं उसका एहसान कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन आज समस्या कुछ अलग थी। उसकी मौत हो गई, पैसा कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। जब शादी का 1 महीना रह जाता है तब माँ पैसे की डिमांड करने लगती है कि बेटा अब देख और भी काम है और इसके लिए पैसे तो आप बैंक से निकाल। तब मैं कहता हूँ माँ कुछ अब सब्र रख, कोई ना कोई बहाना करके मैं टाल देता हूँ। लेकिन अकेले में मैं रोता रहता था। वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता था। मेरे जो घर था ना उसके बीच में आंगन थी। आंगन में एक नीम का पेड़ था। हमारे परिवार के लोग सुबह सुबह उठ करके नीम के दातुन तोड़ते थे, उसी से हमारा ब्रश वगैरह होता था। और नीम का पेड़ जो था ना अब काफ़ी ऊंचा भी था। अब रात का समय था, आंगन में अब मेरा जो कमरा था ना नीम के पेड़ के ही पास में था। मैं सोया नहीं था, नींद कहाँ आ रही थी। मैं चिंता में भरा हुआ था कि अब मैं कैसे करूँगा। अब तो हमारे दोस्तों ने इतना मदद कर दिया, मैं दोबारा फिर उनसे कैसे कौन सा मुंह लेके मांगने जाऊं। अब मैं क्या करूं। मुझे लगा कि सच्चाई माँ को बता देनी चाहिए। मैं अपने आप को तैयार करने लगता हूं कि सुबह होने दो, मैं सारा सच माँ के सामने रख दूंगा। अब मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरी बहन की शादी तो होगी। मैं इतना जानता था कि हमारे खेत हैं, खेत को बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, ऐसा तो कर ही सकते हैं। रात करीब आधी रात से ऊपर का टाइम हो गया था। मैं बस अपने आप को कोस रहा था, मुझे इतना पैसा उसको देना नहीं चाहिए था। मैं समस्या में उलझा हुआ था। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक 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 2-3 बार होती है। एक बार तो लगा कि मेरा कान बज रहा है।
अब मेरे घर में आधी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा है भाई भाई? अगर मेरी माँ होती तो मेरी नाम लेके पुकारती, अगर मेरी बहन होती तो भैया मुझे पुकारती, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बस दरवाजे पर ठक 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 ठक। मैं अनसुनी कर दिया था। कई बार मुझे लगा कि मेरा कान बज रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब दस्तक रुकती नहीं है, ठक 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 ठक, तब मैं अपने पलंग से उठ करके खड़ा होता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। आज जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ तो एक खुशबू सी मेरे नाकों में महसूस होती है, एक ठंडी हवा का झोंका जैसे दरवाजे से अंदर आता हो, मुझे धकेलता हुआ। मैं तो हैरान रह गया था। मैं इतना हैरान हो गया था कि कुछ देर के तो मेरा दिमाग सन्न हो गया था, सुन्न पड़ गया था। मुझे तो लगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मैं विश्वास ही नहीं कर पाया था। लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। ठंडी हवा का झोंका जैसे हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गई थी और उसमें से खुशबू का एहसास हो रहा था। मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं कोई नज़र आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। आखिर अपने आप दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, किसने बंद किया? हवा के झोंके से बंद हो गया। और तभी जैसे पीछे से मेरा नाम लेके कोई पुकारता है, महेश महेश, मैं इधर हूँ। आवाज़ जानी पहचानी। मैं पलट के देखता हूँ तो जैसे मेरा तो दिमाग चकरा गया था। मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी प्रेमिका मेरे पलंग पर बैठी हुई अब मेरी तरफ देख करके अब मुझे बुला रही है, महेश महेश। मैं अगर उसको मरा हुआ नहीं समझता ना तो मैं धोखा खा जाता, मैं बिल्कुल धोखा खा जाता। वो बिल्कुल इंसान की तरह थी, वैसा जैसे मैंने देखा था, जैसा महसूस किया था, बिल्कुल वैसी की वैसी थी, कोई बदलाव नहीं था। मैं कपड़ा लत्ता से जज नहीं कर पा रहा था कि ये है क्या। मुझे तो लगा कि मैं भयानक सपने में हूँ, सपना खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे डर का एहसास भी हो रहा था। जब मुझे बुला रही थी मेरा नाम लेकर के ना, तो पूरा बदन में सिरन सा हो रहा था। हाँ, घर का माहौल बिल्कुल ठंडा ठंडा जैसे होने लगा था, जैसे बर्फीली हवा घर के अंदर में प्रवेश कर गई हो। जब मुझे नाम लेके पुकारती है, मैं उसकी तरफ हैरानी से देखता हूँ। मेरी तो आवाज़ जैसे एकदम घुट गई थी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तब मुझे दोबारा बुलाती है नाम लेकर के, महेश मुझसे डरो मत, मुझसे डरो मत, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई हूँ, अब आओ भी, बैठो भी। मैं जैसे लग रहा था कि मैं सपने की दुनिया में हूँ और ये भयानक सपना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, तुम तो भूत हो ना, तुम तो भूत हो ना, तुम मर चुकी हो ना, तो यहाँ पर किस लिए आई हो, यहाँ पर किस लिए आई हो। जैसे मैं सपने में उसको हड़का रहा हूँ कि नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो कहती है, हाँ मैं ज़रूर आत्मा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारा जो कर्जा है मैं चुकाने के लिए आई हूँ। अब बहुत सारी बातें तुमसे करने के लिए आई हूँ, अब तो आओ मेरे पास में, मेरे विश्वास रखो, मैं तुम पर, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम आओ भी। मुझे लगा ये सपना है, सपने के अलावा कुछ नहीं है। मैं उसको महसूस करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ तुम भूत हो, तुम भूत हो, तुम मर चुकी हो, मेरा पैसा तुमने कहाँ दिया, कहाँ पैसा मेरा डुबाया। मैं सपने में उससे लड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये तो भयानक सपना है। मुझे क्या मालूम कि वो सपना नहीं, वो हकीकत था। मैं जब उसके नज़दीक जाता हूँ तब मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ, इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, तुम झूठी इंसान हो, तुम झूठी हो, मरने के बाद में तुम झूठ बोल रही हो। मैं अनाप शनाप उसको बोलने लगता हूँ। तब वो मेरा बाजू पकड़ लेती है, कहती हो महेश मैं वाकई में झूठी हूँ, मैं तुमसे बहुत बार झूठ बोल चुकी हूँ, अब बैठो भी, मैं सब कुछ तुमको आज बताने वाली हूँ। मैं उसके बगल में बैठ जाता हूँ। मुझे एहसास होता है कि मैं सपने की दुनिया में हूँ, लेकिन वो सपना नहीं था, हकीकत था। तब मैं उसकी आंखों में वो आंसू देखता हूँ जो धीरे धीरे उसके गालों पर अब पिघल रहा था, जैसे लुढ़क रहा हो। और ठंडी हवा का झोंका अभी मुझे ठंडी का एहसास दिला रही थी। तब वो कहती है कि महेश मैं मरने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई, मेरी अधूरी इच्छा थी जो मैं पूरी नहीं कर पाई, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली है। मैं तुम्हारे पास में आई हूँ, मैं मुक्त भी होना चाहती हूँ,
आज जो मैंने अपराध किया है वो क्षमा भी मैं तुमसे मांगने के लिए आई हूँ। मैं अभी भी जैसे विश्वास नहीं कर रहा था कि ये सपना ही होगा, ये हकीकत हो नहीं सकता है, लेकिन वो सपना नहीं है। जब वो मेरा हाथ पकड़ती है ना, तब मुझे वो महसूस कराती है कि मैं वास्तव में हूँ यहाँ पर। पूरा शरीर फिर ठंड जैसा होने लगता है। तब मैं कहता हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम तो मर चुकी हो ना, तुम तो भूत बन गई हो, क्या मुझे भी लेने आई हो? तब कहती, नहीं महेश, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं, देने के लिए आई हूँ। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देखने लगता हूँ। तुमने मेरे साथ में कितना धोखा किया है। मेरी बहन के शादी का पैसा आज तुम झूठ बोल कर के ले गई कि ताऊ की लड़की का अब इलाज होने वाला है, उसमें पैसा लग रहा है, जबकि ताऊ की लड़की तुम्हारा बीमार भी नहीं थी, मैं उससे मिल चुका हूँ। तब कहती, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं तो वहीं पर थी, मैं तुम्हें देख रही थी, लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने आ सकूं। लेकिन अब मुझे कुछ ताकत आई है, तब मैं तुम्हारे सामने में आई हूँ। मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहती थी, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत छल किया है। अब देखो, मेरे कोई भी भाई विदेश में नहीं रहते, मेरे पिता विदेश में नहीं रहते हैं, और वो यहीं पर रहते हैं, लेकिन वो मुझसे अलग हैं। तभी तो मैं किराए का मकान पर इस शहर में रहती थी, नौकरी करती थी, अपना खर्चा चलाती थी। लेकिन मैं तुमसे बहुत झूठ बोली हूँ। मैं कहने लगा कि छोड़ो भी, तुम अब भूत बन गई हो, तुम इसलिए यहाँ पर किस लिए आई हो? यहाँ पर क्या अब तुम मुझे मारोगी, अपने साथ में मुझे लेके चलोगी? तब कहती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं तुम्हें सब कुछ बताने आई हूँ जो मैं आज तक बता नहीं पाई। मैं कहने लगा कि अब बता भी दो, अब क्या बताना चाहती हो? तब कहती है, महेश, मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। कितना झूठ बोलेगी, मरने के बाद भी ऐसे ऐसे सच्चाई बता रही थी कि जैसे मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुझे तो लगा कि नहीं नहीं, ये मुझसे प्रेम करती है, अभी तो इसका कोई शादी ब्यादी नहीं हुआ, तो इसके पास बच्चा कहाँ से है? मैं कहने लगा, तुम फिर झूठ बोल रही हो, तुम्हारा बच्चा कहाँ से है? तब कहती है, उसी गलती का नतीजा, मैंने एक लड़के से प्रेम कर लिया, लेकिन वो लड़का ने मुझे धोखा दिया। अब मैं प्रेग्नेंट हो गई, और इसके बाद मैं कितने दिन तक छिपाती। मैं डॉक्टर के पास गई थी कि एबॉर्शन करा ले, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया और कहने का बहुत लेट हो चुका है, तुम्हारे जीवन का खतरा हो सकता है। और तब मैं रोने लगी थी। और ये बात हमारे परिवार को, मेरे भाई को और मेरे पिता को लग जाती है। अब मेरी माँ तो थी नहीं, मैं माँ को कैसे, अब माँ होती तो मैं बता भी सकती थी। मेरे पिता, मेरे भाई मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं, भाई तू यहाँ से निकल दे, अब हम बदनामी सह नहीं पाएंगे। मुझे भी लगा कि बस मैं ऐसा ही करूँगा जैसे मेरे पिता भाई कहते। मैं शहर छोड़ जाती हूँ, शहर छोड़ करके मैं अलग शहर में आ जाती हूँ। अपने बच्चे को मैं परवरिश करना चाहती थी, और आखिरकार मैं नौकरी करते हुए अपने बच्चे को जन्म देती हूँ। सुंदर सी बिटिया होती है, मैं लालन पालन में लग जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि समाज स्वीकार करेगा नहीं। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? एक दूर की रिश्तेदार थी जिसको मैं मौसी कहा करती थी, मैं उसके पास पहुँचती हूँ मदद मांगने के लिए, पूरी कहानी बता देती हूँ। और तब मौसी कहती है, बेटा मुझसे क्या चाहती हो? मैं कहता हूँ, इस बच्ची का लालन पालन आप करो, और जो भी खर्चा लगेगा मैं हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, बस इतना उपकार करो। मेरी जो मौसी है ना, मान जाती है, लेकिन वो भी उम्र के उस पड़ाव तक पहुँच गई थी, लेकिन हार मानने वाले में से नहीं थी। वो कहती है, बेटा मैं ज़रूर कर लूँगी, लेकिन मैं भी बीमार रहने लगी हूँ। और तब मैं कहता हूँ, मौसी चिंता मत करो, अपना भी इलाज कराओ, हमारा बच्ची का देख रेख करो। मेरी बच्ची आज 4 साल की हो चुकी है। ये बात मैं कई बार मैं बताना चाहती थी, तुमसे मैं छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन डर लगता था। मुझे लगता था कि एक बार तुमसे शादी हो जाए ना, तो मैं धीरे धीरे सारी बात तुमको बता दूंगी और तुम मेरे बच्चे को अपना लोगे। जब मैं ये बात सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ना जाने क्या क्या चलने लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी प्रेमिका ऐसे भी मुझसे झूठ बोल सकती है, लेकिन अब मैं उसको देख रहा था जो एक प्रेतात्मा थी। अब प्रेतात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे लगने लगा
कि मेरी प्रेमिका है ना, वो सच बोल रही है। कहता हूँ वो बच्ची आज भी है? तब मेरी प्रेमिका कहती है हाँ, उसी मौसी के पास में है, उसकी तबीयत अब सही नहीं है। और वो जो मैं पैसा तुमसे झूठ बोल के लिया था ना, मैं अपनी मौसी के इलाज के लिए लिया था। मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, तुमसे ठगी नहीं किया है। मैं वो पैसा लौटाना चाहती थी, लेकिन अब मैं मर चुकी हूँ ना। लेकिन देखो, अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। अब मेरी मौसी का तबीयत सही नहीं है, ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, मेरी बच्ची का लालन पालन वो कर नहीं सकती। मेरी अधूरी जो इच्छा है ना, तुम पूरी कर दो। उस बच्ची को अपना लो, उसको अपना ही बच्ची समझो। इसमें मुझे खुशी मिलेगी और मुझे मुक्ति भी मिलेगी। और वो पैसा जो मैं तुमसे झूठ बोल कर लिया था, वो आधा पैसा आज भी उसी घर में है। आधा पैसा तो मैं इलाज पर खर्च कर चुकी हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी बहन की शादी में अब मदद करूँगी, पैसा दूंगी, तो मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ। बस जो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मान जाओ, मेरी बच्ची को अपना लो। बस मेरी मुक्ति इसी में मिल जाएगी। सच कहूँ ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी प्रेमिका मेरे सामने बैठी हुई है। अब मैं यकीन भला कैसे करता। मैं तो भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन सच्चाई तो मेरे सामने में थी। मेरे प्रेमिका सब एक एक बात का अब सब कुछ रहस्य बता रही थी। जो भी उसके जीवन में घटा हुआ था, हर एक चीज़ को मुझसे छुपा नहीं रही थी। तब मैं कहने लगा, आखिरकार हम कैसे पहुँचेंगे तुम्हारी मौसी के पास में? तब कहती है, चिंता काहे करते हो, मैं एक एक चीज़ तुम्हें लिख करके तुम लिखो और मैं बताती हूँ एड्रेस। मौसी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया हूँ। जब तुम मौसी के पास जाओगे ना, तब मौसी तुम्हें पहचान लेगी, बच्ची को दे देगी। और वहाँ पर मेरा सूटकेस भी पड़ा हुआ है। सूटकेस में एक जींस का पैंट है और उसके अंदर में बटुआ है, बटुआ के अंदर में बाकी पैसे रखा हुआ है। वो पैसा मौसी को पता नहीं है। तुम वो सूटकेस भी ले लेना। सब कुछ बताती है। तब मैं कहता हूँ कि आखिर अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मेरी जो प्रेमिका है ना, वो मुझे देख के मुस्कुराती है और कहती है, आखिरी बार गले मिल लो ना, आखिरी बार गले मिल लो ना। शायद मुझे अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, शायद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। और मैं इतना उससे सम्मोहित हो गया था, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। आखिरकार मैं उससे गले मिलता हूँ, एक ठंडी का एहसास होता है। और इसके बाद कब मुझे नींद आ जाती है, मुझे एहसास तक नहीं होता है। जब सुबह मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं अपने आप को देखता हूँ। वो एक सपने के समान लग रहा था, रात की बातें। लेकिन जब मैं सोचने समझने लगता हूँ, तब कहता हूँ, अरे मैं उस मौसी का नाम पता तो मैं रात में लिखा था। मैं कॉपी खोलता हूँ तो सब कुछ एड्रेस लिखा हुआ था। और तब मुझे यकीन हो गया था कि जो ये आई थी वो सचमुच मेरी प्रेमिका थी। मरने के बाद अब वो मेरे घर तक पहुँच गई थी, मुझे ढूंढते हुए। मैं अब मन बना लिया था, मैं उसकी मुक्ति का रास्ता अब खोजना चाहता था, जो उसकी बिटिया थी। मैं पता करते हुए उस जगह पर पहुंचता हूँ, उस शहर में पहुंचता हूँ। अब मौसी से मिलता हूँ। मौसी को जब मैं पूरी बातें बताता हूँ तो मुझे पहचान लेती है। कहती है कि हाँ, तुम ही तो हो ना, वो मुझे तुझे बहुत चाहती थी बेटा, बहुत तुमसे प्रसन्न रहा करती थी, वो तुम्हारी हर बात तुम्हें मुझे बताया करती थी। तब मैं कहता हूँ कि मौसी जी, क्या मैं बिटिया को लेकर जा सकता हूँ? तब मौसी कहती है, हाँ बेटा, अब देखो मैं कब तक जिंदा रहूँगी मुझे कुछ पता नहीं है, तबीयत हमेशा खराब रहता है। आखिरकार मैं छोटी सी बच्ची को कब तक संभालूंगी? बिटिया मुझे हवाले करती है तो मैं कहता हूँ उसकी सूटकेस भी होगा। कहती है हाँ, सूटकेस भी है। सूटकेस ला के देती है। मैं सूटकेस खोलता हूँ, जैसा उसने बताया था वैसे ही बटुआ मिलता है। आधा पैसा तो उसने खर्च कर लिया था, आधा पैसा उसमें मिल जाता है। मैं ले करके और अपने शहर की तरफ चल देता हूँ, सारे रास्ते उसी के बारे में सोचते हुए। आज जब घर पहुँचता हूँ, आज जब छोटी सी लड़की हमारे घर में प्रवेश करती है पहली बार, घर वाले आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। सबके आंखों में अब एक प्रश्नवाचक चिन्ह था कि आखिर ये कौन है, कौन है छोटी सी सुंदर सी कन्या। मेरी माँ, मेरी बहन मेरे पास में आती है, मुस्कुराती है, अरे ये बच्चा किसका लाया, किसका बच्चा है?
सुंदर सा लड़की। मैं कहता हूँ अपना ही है, अपना ही बच्चा है। मेरी माँ को जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। कह रही कि कहाँ से बच्चा तेरा, शादी ब्याह हुआ नहीं, बच्चा कहाँ से आ गया, तुम मुझसे झूठ बोल रहा, तेरे साथी का है ना। और तब मैं कहता हूँ हाँ, मेरा साथी का है। मैं बताया था ना, मेरे साथी का एक्सीडेंट हो गया था, वो मर चुका है, उसी का बच्चा है। अब ये बच्चा हमारे पास ही रहेगा। मेरी माँ के आंखों में अब विश्वास सा लग रहा था, लेकिन मेरी बहन बड़ा खुश लग रही थी। वो छोटी सी गुड़िया को उठा के गोद में चूमने लगी और कहने लगी सचमुच भैया ये हमारे घर में रहेगी, सुंदर सी लड़की। तब मैं कहता हूँ हाँ बहन, ये हमारे दोस्त की बेटी है। सच मैं कहूँ ना, माँ को अभी भी विश्वास नहीं था। तब माँ मेरे पास में आती है और कहती है महेश तू झूठ बोल रहा है ना, तू झूठ बोल रहा हूँ ना। तब मैं कहता हूँ नहीं माँ, मैं आपसे कभी झूठ बोला हूँ, ये हमारे घर में रहेगी, हमारी बच्ची की तरह। अब बताओ तुम्हें रखना है या नहीं रखना है। तब मेरी बहन तपाक से बोलती क्यों भैया, ये रहेगी, इसी घर में रहेगी, क्यों माँ। माँ भी मुस्कुरा देती है, कहती बड़ा क्यूट सी बच्ची है। मैं तो जैसे मेरे सर से भार उतर गया था, ऐसा लगा कि मैं गंगा नहा लिया हूँ। और मैं और कुछ नहीं बताता हूँ, लेकिन अभी चिंता मेरी जो कम नहीं हुई थी। मैं सोच रहा था कि क्या उसको मुक्ति मिल गई है, क्या उसको मुक्ति मिल गई, इतना जो काम कर लिया हूँ आखिरकार उसको मुक्ति तो मिल गई होगी। अब वो जो बच्ची थी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी। आज शादी में महज 15 दिन बाकी था। घर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे, घर में मंगल गीत गाना शुरू हो चुका था, खुशहाली ही खुशहाली थी। और जब आधी रात हो जाती है तो मैं अपने कमरे में अब सोने के लिए जाता हूँ। इतना मेहमान आ चुके थे, मुझे मेहमानों के साथ बातचीत करने में बहुत समय लग चुका था। आखिरकार जब मेहमान सो जाते हैं तो मैं अपने कमरे में आता हूँ। मैं अब अधूरी नींद से मैं पलंग पर लेटा हुआ छत की तरफ देखता हुआ और उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, उसी प्रेतात्मा लड़की के बारे में जो कभी मेरे अच्छे मित्र थी, मेरी प्रेमिका थी। और उसका अनमोल रतन वो लड़की हमारे घर में अब हमारी बगिया का एक हिस्सा बन चुकी थी। मैं उसी के बारे में सब कुछ सोच रहा था। कब झपकी आ गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मुझे कोई जगा रहा है मेरा नाम लेकर के महेश 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 उठो, महेश उठो, तब मैं आंखें खोलता हूँ। मेरे बगल में मेरी प्रेमिका बैठी हुई थी। अब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, अरे तुम्हारी मुक्ति नहीं मिली, मैं तो बच्ची को ला चुका हूँ। तब कहती है मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ देख रही हूँ, बच्ची तुम्हारे घर में बिल्कुल प्रसन्न है। देखो महेश, अपना ही बच्ची समझना इसको। मैं कहने लगा अरे तुम चिंता काहे के लिए करती हो, अब हमारे घर की सदस्य है, हमारी ही बच्ची है, अब तुम देखी होगी तो तुम समझ ही गई होगी। तब कहती है देखो इसको दुख तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहने लगा तुम इस चिंता से मुक्त हो जाओ। अब तुम बताओ, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा मुक्ति होने वाला है। तब कहती है हाँ होने वाला है, लेकिन एक काम अभी बाकी था ना, वही काम मैं अब पूरा करने के लिए आई हूँ। आज जब एक पुराना सा थैला मुझे पकड़ाती है कि लो पकड़ो, ये तुम्हारी बहन के शादी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। आज जो मैं वादा किया था अब वही मैं वादा आज पूरा करने के लिए आई हूँ। अब इसके बाद मेरी मुक्ति पक्की है। अब मैं तुम्हें दोबारा मिल नहीं पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। अब मैं उसकी दशा देख करके मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं कहने लगा तुम कुछ दिन तक मेरी बहन की शादी तक रुक नहीं सकती हो। तब कहने लगी मेरा तो इच्छा है कि मैं इस घर में हमेशा के लिए रहूं, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगी ना। वो रोते रोते अब मेरी तरफ देख रही थी। अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं उसको खोना नहीं चाहता था, मुझे उस पर प्यार आ रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो कभी भी उसको मुक्ति मिले, वो इसी परिवार का हिस्सा बन के रहे। लेकिन उसका कहना था कि नहीं, अब मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मुझे तो अब जाना ही होगा, बस आखिरी बार एक बार और गले मिल जा, मुझे संतुष्टि मिलेगी। और मैं जैसे ही गले मिलता हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो जाती है। कुछ ही देर के बाद जब आंखें खुलती है ना तो मेरे पास थी ही नहीं। मैं चारों तरफ कमरे में देखता हूँ लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई देती है। मैं समझ गया था उसकी मुक्ति मिल चुकी है, अब वो मुझे कभी नज़र नहीं आएगी। लेकिन उसका एक रूप मेरे घर में था, उसकी बच्ची जो अब मेरी परिवार का हिस्सा बन गई थी।
मुझे लगा कि चलो उसको तो मैं खो दिया हूँ, लेकिन इसकी बच्ची को कलेजे का टुकड़ा समझ के अपने पास में रखूँगा। कोई दुख तकलीफ कभी भी इस पर आने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये थी महेश जी की भेजी हुई कहानी, अपनी आप बीती। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे मेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को बिल्कुल दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।